Today we are starting with our first chapter, the rise of nationalism in Europe. ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ है, किस तरीके से नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज़ को आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों एक चीज़ आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते तो हमको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री पढ़ाई ही क्यों जाती है। तो हिस्ट्री में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जैसे मैं अगर आपकी बात करूं तो आप भविष्य में अगर कुछ बनना चाहते होंगे तो उसका सपना आप आज से देखते होंगे, जो आज से 20-25 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद पूरा होगा। तो इसी तरीके से जितने भी फिलोसोफर्स थे, जितने भी कलाकार थे, उन सब के अपने सपने होते थे, लोगों के अपने सपने होते थे कि हम किस तरीके से जिएंगे। उस तरीके को लोगों ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ में उतारा, उस चीज़ पे बेस्ड होती है हिस्ट्री। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है 1848 की। दे आर टॉकिंग अबाउट 1848, जहाँ पर एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक सूरियो, इन्होंने एक सपना देखा था कि विश्व किस तरीके का होना चाहिए। क्या सपना देखा था? विश्व किस तरीके का होना चाहिए। तो उसको इन्होंने, इनका जो सपना था उसको इन्होंने 4 प्रिंट्स में शो किया था। ही शोड दिस हिज ड्रीम इनटू द 4 प्रिंट्स। तो इनका जो सबसे पहला जो प्रिंट है वहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि लोग जो हैं दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, और इसमें सबसे आगे जो लोग हैं वो हैं पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका वर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि सबसे आगे जो थे वो यूरोप एंड अमेरिका है। अब यूरोप और अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये जो है ना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल गए हैं। क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल गए हैं मतलब इनके साथ उसमें से बहुत कुछ हो चुका था जो फ्रेडरिक सूरियो पूरे विश्व के लिए करना चाहते थे। ये तो हुई फर्स्ट प्रिंट की बात। अब इस फर्स्ट प्रिंट में इन्होंने बताया है पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। अब इन सोशल क्लासेस की अगर मैं बात करूं या पीपल ऑफ ऑल एजेस की यदि मैं बात करूं, तो सोशल क्लासेस की बात अगर मैं करता हूं तो 3 ही तरह के क्लास होते हैं। एक होता है अपर वर्किंग क्लास, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरा जो होता है वो होता है मिडिल क्लास होता है, और तीसरा जो होता है वो पूरी तरीके से लोअर क्लास होता है। सोसाइटी जो होती है वो इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और आज भी सोसाइटी जो है वो इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर वर्किंग क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है और लोअर क्लास होता है। अब हम इसमें आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ उन्होंने दिया है मेन एंड वेमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। अब ये चीज़ जो है, ये सोशल क्लासेस और ऑल एजेस को क्यों मेंशन किया है इन्होंने? उस समय में क्या होता था, जो लोग काम के नहीं होते थे, राजाओं के ज़माने में जो लोग काम के नहीं होते थे उनकी ना ही कोई रिस्पेक्ट होती थी और ना ही उनको कोई पूछता था, उनको एक कोने में रख दिया जाता था। दूसरी चीज़ सोशल क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो अभी लास्ट ईयर ही आप लोगों ने पढ़ा था फ्रांस के बारे में। फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फ्रांस वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। अब इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस मैं आपको ये बता दूंगा कि फर्स्ट स्टेट में सारे चर्च वाले और ये लोग आ जाते थे। सेकंड स्टेट जो था उसमें सारे राजा के अधिकारी और व्यापारी लोग आ जाते थे, और थर्ड स्टेट जो था इसमें सारा वर्किंग क्लास आता था। इसमें टीचर, वकील, सारे लोग, मतलब जितने भी लोग होते थे वो सारे के सारे आते थे। तो ये जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे
इनको फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों के साथ खड़े होने की, बात करने की, बैठने की, किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि सारे लोग इकट्ठे हैं, मतलब सोशल क्लासेस में जो डिफरेंस था, जो जैसे यहाँ पर थर्ड स्टेट का जो शोषण होता था, जो एक्सप्लॉइटेशन होता था, उस चीज़ को क्या हो गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर दिखाई है। उसके बाद आगे उन्होंने बोला है मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये लिबर्टी की बात कर लेते हैं हम। वेन एवर वी टॉक अबाउट द लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। अब फ्रीडम मतलब क्या, मैं जो भी करना चाहूँ उसको मुझे करने दिया जाए। अब इस चीज़ को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, अभी रिसेंटली लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में आप कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, किसी के घर नहीं जा सकते थे, अपने रिलेटिव्स के घर नहीं जा सकते थे, शादी करने की परमिशन नहीं थी, मंदिर जाने की परमिशन नहीं थी। मतलब इस बीमारी की वजह से हमारा जो फ्रीडम है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मतलब हमारी जो लिबर्टी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो हमारी जान बचाने के लिए किया गया था। तो लिबर्टी जो होती है वो फ्रीडम होती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया था लिबर्टी का, ठीक है। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब ये जो लिबर्टी है इसको फीमेल फिगर क्यों बनाया गया? हम भी हमारे देश की जो भूमि है उसको मातृभूमि क्यों कहते हैं, माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर करुणा होती है, दया होती है, लोगों की बातों को लेकर उनकी भावनाएं जो होती है वो बहुत कोमल होती है, और वो सबको इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करती हैं। घर में भी देखा जाता है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। तो इसीलिए फीमेल फिगर के फॉर्म में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसको बनाया गया होगा। अब यहाँ पर स्टैचू ऑफ क्या क्या था वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो है द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। अब टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट होता है मतलब ज्ञान की मशाल। मतलब हर व्यक्ति जो है वो क्या हो गया है, वो ज्ञानी हो गया है। ज्ञानी हो गया है मतलब समाज से जो भी भेदभाव था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, और लोगों के अंदर आपसी भाईचारा जो है, एक दूसरे के साथ रहने का भाव जो है वो काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। उसके बाद ये हुआ फर्स्ट हैंड का। अब सेकेंड हैंड में इन्होंने दे रखा है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द सेकेंड हैंड। अब ये चार्टर ऑफ राइट्स की हम बात कर लेते हैं। चार्टर ऑफ राइट्स में क्या था? चार्टर ऑफ राइट्स में था फ्रीडम। किस चीज का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब क्या, किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी जाकर रह सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पहले बोलने की आज़ादी नहीं थी राजाओं के समय में। राजा जो बोलते थे सिर्फ वही मानना पड़ता था, वही करना पड़ता था, आप उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। उसके बाद था असेंबली। असेंबली इसलिए क्योंकि पहले लोगों के पास बिल्कुल अधिकार नहीं था कि वो वोट डाल सकें, किसी चीज़ का विरोध कर सकें। अब तो हमारे पास ऐसी पॉलिसी हो गई है कि जब तक हम वोट नहीं डालते हैं तब तक सामने वाला जीतता ही नहीं है। मतलब सरकार जो होती है वो मेजॉरिटी की मर्जी से आती है, और फिर उसके बाद असेंबली बनती है। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो थी सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की क्या ज़रूरत पड़ी? पहले राजा जो होते थे, सारे के सारे अधिकार जो होते थे वो राजाओं के पास ही होते थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, मतलब सारे के सारे पावर जो हैं वो एक ही आदमी के हाथ में ना हो। पावर को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कोई भी किसी के भी ऊपर हावी ना होने पाए। अब यहाँ पर अगर हम देखें, नेक्स्ट जो चीज़ है वो उन्होंने दी है, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज lie the shattered remains of the symbols of
एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब आपको समझना है यहाँ पर कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या थे। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट को अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल सादी भाषा में समझाऊं तो ये एक मोनार्की का फॉर्म था, जिसमें मोनार्क जो होता था, राजा जो होता था, वो ही सुप्रीम ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी होता था, उसकी ही मर्जी के बिन से सब कुछ होता था। मतलब यहाँ पर कोई भी रिटन लॉ नहीं होता था। अगर मैं एब्सोल्यूटिस्ट की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी रिटन लॉज नहीं होते थे। यहाँ पर कोई भी रिटन लॉज नहीं होते थे जो सबके लिए बराबर हों। पहली चीज़ तो ये है हमारी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, कोई लेजिस्लेचर नहीं था, कोई लेजिस्लेचर नहीं था। तीसरी चीज़ जो आती है यहाँ पर, कोई कस्टम्स नहीं थे। ठीक है, देर इज़ नो लेजिस्लेचर और कस्टम्स। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ थी ना एब्सोल्यूटिस्ट, जनरली ये क्या होती थी, ये हेरिडिएटरी मोनार्की होती थी। ये क्या होती थी, हेरिडिएटरी मोनार्की होती थी। मतलब राजा का बेटा राजा बन जाता था। तो यहाँ पर कोई भी रिटन लॉ नहीं है, कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, कोई भी कस्टम्स नहीं है। और इसको अगर मैं यहाँ जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँ, द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मीन्स क्या है, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे। यहाँ से जो ऑर्डर निकल गया वो सबको मानना ही पड़ेगा, चाहे किसी की इच्छा हो चाहे ना हो। इनका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। नो बडी कैन अपोज देम, नो बडी कैन अपोज देम। इनको कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। उसके बाद मिलिट्रियाइज्ड की अगर मैं बात करूं तो इनके पास बहुत सारे आर्म्स एंड वेपन्स होते थे। इनके पास बहुत सारे आर्म्स एंड वेपन्स होते थे जिसको ये कभी भी किसी के भी ऊपर इस्तेमाल कर सकते थे। और रिप्रेसिव का मतलब होता है जो आपकी आज़ादी को छीने, दैट लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ पीपल। मतलब आपको किसी भी तरह की कोई भी आज़ादी नहीं दी जाएगी। इट लिमिट्स द फ्रीडम ऑफ पीपल। उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट समझ में आ गया होगा। इन सूर्योज यूटोपियन विजन। अब ये यूटोपियन विजन क्या होता है, यूटोपियन विजन की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे। ये एक इमेजिनेशन होता है जो कोई आदमी सोचता है और अपने ही व्यू के अकॉर्डिंग उस चीज़ को गढ़ता है, मतलब उस चीज़ को बनाता है। तो इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। इट्स एन इमेजिनेशन, it is an imagination when a person tries to create a vision on his viewpoint, a vision on his व्यू पॉइंट। अब यहाँ पर है, देखिए यहाँ भी वही चीज़ दी हुई है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। अब देखिए ये उस समय तो ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि सारी चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी, सबको सारे अधिकार मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं यूटोपियन विजन। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड ए नेशनल कॉस्ट्यूम। अब देखिए पहले समय में क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना कि कपड़े भी जो पहने जाते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि कुछ स्पेशल वैरायटी के कपड़े होते थे जिनको लेबर को पहनना पड़ता था, उसके ऊपर के कपड़े वो नहीं पहन पाते थे। तो यहाँ नेशनल कॉस्ट्यूम को दिखाने का मतलब ये है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग उस तरीके के कपड़े जो हैं वो पहन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले के जो फ्लैग्स होते थे वो कंट्री के नहीं होते थे,
तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक कंट्री बन जाएगा, एक नेशन स्टेट बन जाएगा जिसके अपने फ्लैग्स होंगे, ठीक है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। देखिए सबसे आगे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है और स्विट्जरलैंड है जो आगे निकल चुके हैं, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, ये ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। अब नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेशन स्टेट्स अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो नेशन स्टेट्स होते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल of same culture, same language, सेम हिस्ट्री, ठीक है। सारी चीज़ें जो होगी वो इनकी सेम होगी, इवन रिलीजन जो होगा वो भी सेम होगा। मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल इजिप्ट जो है वो आज भी इसी तर्ज पर जीता है। और सेकंड जो है वो है अल्बानिया। अल्बानिया की पॉपुलेशन है वो अबाउट 3 मिलियन है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम रिलीजन के हैं। तो यहाँ पर दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड जो हैं वो क्या हो गए थे बेटा, वो नेशन स्टेट्स बन चुके थे ऑलरेडी, इसलिए देखिए वो फोटो में सबसे आगे हैं। इसलिए हम देखते हैं वो फोटो में सबसे आगे हैं। देखिए ये मैंने गोला लगाया था, ये सबसे आगे है, मतलब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर चुके। दैट मीन्स they were already converted into the nation states। अब इसके बाद यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है आगे कि सारी जो सभ्यताएं थी दे आर आइडेंटिफाइबल बाय देयर रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। ये उन्होंने किसके लिए दिया है, ये उन्होंने दिया है यूएस और स्विट्जरलैंड के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुका था, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुका था। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, शी इज फॉलोड बाय पीपल्स ऑफ जर्मनी। इनके पीछे जर्मनी है, जर्मनी के लोग हैं, बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी के फ्लैग का कलर आपको याद रखना है, कई बार हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग था जर्मनी का। अब ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सूर्यो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एज यूनाइटेड नेशन। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। मतलब ये प्रोसेस में थे। 1848 में जर्मनी जो था वो यूनिफिकेशन की प्रोसेस में था, जहाँ पर बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग लोग जो हैं वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब डेमोक्रेसी जो है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया के लोग हैं, फिर किंगडम ऑफ टू साइसलीज के, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब यहाँ इन्होंने ऊपर जो दिखाया हुआ है, ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से ऊपर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको ना बहुत सारे एंजल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ ऊपर जो है ये देखिए, ये यहाँ पर हमको एंजल्स देखने के लिए मिल रहे हैं ये, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, दे आर ब्लेसिंग टू द पीपल, दे आर ब्लेसिंग टू द पीपल, मतलब दे आर सपोर्टिंग देम इन डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करें। फ्रॉम द हेवेंस अबव Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity, to symbolize fraternity। अब ये fraternity की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, fraternity क्या होगा, among the nations of the world। fraternity की अगर मैं बात करूं तो it is the feeling of friendship, it is the feeling of
फ्रेंडशिप, इट इज द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। अच्छा, फ्रेंडशिप की फीलिंग का मतलब क्या होगा? यहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पीपल आर सपोर्टिंग ईच अदर, पीपल आर सपोर्टिंग ईच अदर। अगर मैं इसको आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में आएगा कि लोगों के बीच में परस्पर मैत्री, दोस्ती और सहायता की भावना अगर बढ़ जाती है, एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं, भाईचारा बढ़ जाता है, लोग भाइयों की तरह रहने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ उन्होंने इमेजिन किया है कि सारे नेशंस जो हैं वर्ल्ड के, उन सब में किस चीज़ का भाव है? उन सब में भाईचारे की भावना जो है वो डेवलप हो गई है। नेशन स्टेट जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम भाषा, सेम सोच, सेम ट्रेडिशन, सारी चीज़ें जिनकी एक जैसी होती है वो क्या किस में आएंगे? वो नेशन स्टेट में आते हैं। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फॉग्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। तो ये जो चीज़ें मिली हैं बाद में, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत सारे लीडर्स ने काम किया है, बहुत सारे लोगों ने उनका सहयोग भी किया है। तो इस चैप्टर में आप इस डाइवर्स प्रोसेस को पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। अगला टॉपिक वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो।